वोट चोरी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान अब बन चुका है। राहुल गांधी वर्सेस द इलेक्शन कमीशन 2 एपिसोड्स पहले ही बनाए हैं। इसके बारे में आपको बताया कि यह स्टोरी किस आर्क पर डेवलप कर रही है, लेकिन अब तो क्लाइमैक्स का सीन आ रहा है। ऑल आउट वॉर हो चुका है। इंडिया ब्लॉक अब एक तरफ, इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ। पूरी की पूरी जो विपक्षी पार्टी हैं एक साथ आते हुए दिख रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सफाई देने की कोशिश की, क्या वो काम किया ना किया, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और क्यों इस स्टोरी से अब देश की डेमोक्रेसी का फैसला होगा। यह लास्ट होप होगा हमारे डेमोक्रेसी के लिए, और इसीलिए ये जो जंग है, ये जो वॉर है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्ट 3 ऑफ वोट चोरी शुरुआत, उसको शुरू करने से पहले एक बड़ा सा थैंक यू टू सीईसी ज्ञानेश कुमार जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे पिता और मेरे बीच में, फादर और सन के बीच में कभी कभी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। वो क्लियर कर दिया ज्ञानेश जी ने। समझाता हूं कैसे, कि कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन मिसमैच को सीईसी ने ठीक कर दिया। जैसा कि हम आपको पिछले कुछ हफ्तों से बोलते आए हैं, इलेक्शन कमीशन बार बार अंडर फायर आ रही है राहुल गांधी से और इंडिया ब्लॉक से। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, एक्ट्स ऑफ कमीशन, मोर इंपॉर्टेंटली एक्ट्स ऑफ ओमिशन किए हैं, वो जब उजागर हुए हैं, लोगों में जो गुस्सा हुआ है, जो पॉलिटिकल मुद्दा बना है, बीजेपी जिस तरीके से रिएक्ट की है, उससे यह बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल स्टोरी बन चुका है। अगर प्रीवियस एपिसोड्स ना देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, ये ट्रिलॉजी है। अब हुआ यह है कि जो राहुल गांधी के एलिगेशंस हैं वोट चोरी के, अब वो और भी तगड़े हो चुके हैं। अब सीधे बीजेपी का नाम इसमें आ चुका है। राहुल गांधी ने बीजेपी को भी घसीट लिया है इस पूरे वॉर में, यह कह के कि यह सारा काम इलेक्शन कमीशन, यह वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रही है बीजेपी के लिए। तो एक तरफ मूवी हॉल में वॉर 2 चल रही है और यहां वॉर चल रही है इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच में। अब बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, आईटी सेल, गोदी मीडिया पिछले 10-15 दिनों से लगी पड़ी हुई है इस पूरे आग को बुझाने के लिए, राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, ऑपोजिशन को यह समझाने के लिए कि इस स्टोरी में कुछ नहीं है, सब चंगासी है, इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन यह बात तो बीजेपी सपोर्टर्स भी मानेंगे कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो ऑपोजिशन ने बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है और इस चीज को कैंसिल होने से उन्होंने रोक दिया है, इस इशू को दबाया नहीं जा पाया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राहुल ने तो बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी। तो वो जानते हैं कि भैया यात्रा ये एक चीज है जो उनके लिए काम किया है इतना अच्छा, तो उन्होंने वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी है बिहार में। अब यह एक इलेक्शन इशू बन चुका है। मालूम है बिहार कास्ट पर वोट करता है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है बिहार इलेक्शन में। लग तो यही रहा है जिस तरीके से इंडिया अलायंस भी, जो इंडिया ब्लॉक है, वो भी बिहेव कर रही है। अब गलती यहां इलेक्शन कमीशन की भी है। इलेक्शन कमीशन को जब लेना चाहिए था, ठीक है आपका कंप्लेंट है, हम इसको डील करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत से ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ बात किया है। जब यह पूरा मुद्दा उठा, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब से इलेक्शन कमीशन का जो टोन एंड टेनर है वो रहा है कॉन्फ्रंटेशनल। आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आप हमारे ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो, हाउ डेयर यू से वी आर पार्टीजन, हम तो पार्टीजन है ही नहीं। लेकिन अब हुआ है, और पिछले 24 घंटों में खास करके, ये हाउ डेयर यू बन गया है हिंदी सोप ओपेरा ड्रामा, और उसमें ऑडियो भी एकदम पीछे का म्यूजिकल ही आ रहा है, दर्द भरा हुआ ऑडियो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी संडे को दिन, देखिए काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, जब एडिटर आया नहीं संडे को, हमारा एपिसोड तो संडे को जाना था, संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो सारे सवाल उठाए गए थे, जो उसे कटघरे में लाया गया था, उसे आंसर देने की कोशिश हुई थी। उनको लगा था कि अब हम एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से सवाल लेकर, प्रेस से सवाल लेकर, ये सारे मुद्दे हम दबा देंगे, राहुल गांधी को हम डिस्क्रेडिट कर देंगे, इंडिया ब्लॉक के पास एक जो मुद्दा आने वाला था उसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन क्या इससे राहुल गांधी की रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हुई, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो एलिगेशंस थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो और तगड़े हो गए? वो आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। लेकिन देख लेते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ और क्यों यह स्टोरी और बड़ी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा देख लेते हैं, उससे इलेक्शन कमीशन का रवैया, उससे इलेक्शन कमीशन का नॉन पार्टीजनशिप होना
एकदम साफ तरीके से आपके सामने आ जाएगा। सीसीटीवी का मुद्दा इतना कंटेंशियस क्यों है? क्योंकि भाई जब विपक्षी पार्टियों को पता चला कि 5 बजे के बाद वोटर स्पाइक देखा जाता है अचानक से हर जगह, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे 5 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतने सारे वोट्स बढ़ गए हैं और उससे इलेक्शन का नतीजा भी पलट रहा है। तो जब विपक्षी पार्टियों ने कहा कि भैया देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, हम 45 डेज के अंदर अंदर सारा ये सीसीटीवी फुटेज हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रिवेसी कंसर्न्स हैं, लोग कोई मिसचिफ ना कर दे, हम 45 डेज के अंदर इसीलिए ये क्रूशियल एविडेंस हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया। जब विपक्ष ने बोला कि नहीं आप हमें सीसीटीवी फुटेज दो, जब कांग्रेस ने इसकी मांग की तो इससे पहले हमारे जो सीईसी थे उन्होंने बोला राहुल गांधी क्या करेंगे ये सब सीसीटीवी फुटेज देखकर, 3600 साल लग जाएंगे ये सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, क्या जरूरत है, नहीं देंगे। अब जो लेटेस्ट दलील दी जा रही है, जो कि ज्ञानेश कुमार जी ने दिया है, अब हमारे जो सीईसी हैं उन्होंने कहा है देखिए ये सब करने की क्या जरूरत है, हम बता रहे हैं ना कि ये प्रिवेसी का मामला है, ये फुटेज हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बहू बेटियों का सवाल है, हम अपने बहू बेटियों को इस तरीके से उनका सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने ऐसे रिलीज कर सकते हैं क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे एडिटर ये तुम कैसे बोला ना, ड्रामा है, तुम ड्रामा वाली फीलिंग देकर प्ले करो ना। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ एडिटर अब तुम्हें समझ में आया। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं इमोशन की, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो हुआ यह है कि वो बहु बेटियों वाला जो पॉइंट है ना, वो सुनकर पूरा देश असमंजस में है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स के नाम पर पूरे देश में आधार का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, प्रिवेसी वहां याद नहीं आती है। डिजी यात्रा के नाम पर बहु बेटियों का बायोमेट्रिक कलेक्ट कर रही है प्राइवेट कंपनी, कहां दे रही है हमें मालूम नहीं, वहां प्रिवेसी कंसर्न नहीं है। इनकम टैक्स रूल बदल गए, नया इनकम टैक्स रूल आ गया है सरकार को, अगर आपके कोई भी टैक्स चोरी का डाउट भी हुआ तो आपका गया प्रिवेसी तेल लेने, आपके प्राइवेट चैट्स, आपके प्राइवेट ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ सरकार खोल सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, वहां प्रिवेसी नहीं है। लेकिन सीईसी को आपकी प्रिवेसी, बहु बेटियों की प्रिवेसी की चिंता है। अब इसके बाद अगली बार ऐसा होगा कि बूथ कैप्चर होगा और सीईसी आके बोलेंगे नहीं हम सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां प्रिवेसी है, दूसरे लोग भी वहां थे जो डकैत नहीं थे, उनकी शक्ल भी बाहर चली जाएगी। दुख की बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी आईआईटी कानपुर से हैं, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, हार्ड वर्किंग तो है ही है, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं और उसके बाद आईएएस किया है। तो अगर आप एकेडमिक्स की बात करें, अचीवमेंट की बात करें, इंटेलेक्चुअलिज्म की अगर हम बात करें, तो इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता है। और ऐसे हाईली एजुकेटेड पर्सन इस तरीके से बहु बेटियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या हालत हो गई है हमारे देश में। या तो हमारा सबका सर खराब हो चुका है या इतना प्रेशर है। यह सब देखकर ही पिताश्री का फोन आया कि बेटा मालूम है, अब पिताश्री और मेरे बीच में इस बात पर थोड़ी सी असमंजस रहती है, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग नहीं तो आईएएस तो ट्राई कर लेता, एक बार मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था, यही सब सोचकर कि मैं ऐसी चापलूसी नहीं कर सकता हूं। पिताश्री ने कहा चलो आज हमने तुम्हारी बात मान ली, अगर ये सारी चीजें तुम्हें बोलनी पड़ती तो क्या हालत होती। तो भैया तुम यूट्यूब कर रहे हो वही ठीक है, अपने मन की तो कम से कम बोल पा रहे हो। बात अगर यहीं तक होती, जिस तरीके से एक चीज डिफेंड की गई तब भी ठीक है, लेकिन ये तो इंटरमिशन भी नहीं है, पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी। क्योंकि ज्ञानेश जी का यह बोलना है कि ये जो सवालों का जो भंडार लगा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हो आप लोग, हाउस नंबर 0 कैसे हो सकता है। अब कुमार जी का बहुत सिंपल आंसर है इसके लिए, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोगों के पास घर है, उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास घर नहीं है। अब जिनके पास घर नहीं है तो उनका हाउस नंबर 0 नहीं होगा तो क्या नहीं होगा बताइए आप। एडिटर म्यूजिक के साथ चलाना इस बार। आप लोग भाग्यवान हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। ओके गुड ट्राई, ओके ज्ञानेश जी गुड ट्राई। हाँ चलो हम मान लेते हैं जिसके पास घर नहीं है, किसी को ये रूल नहीं मालूम था, आपकी बात मान लेते हैं, जिसके पास घर नहीं है उसका एड्रेस 0 है। बस आप इतना बता दीजिए जिसके फादर का नाम XGWYGG456 है, वो उसका क्या लॉजिक है। अब आप ज्ञानेश जी ये मत बताइएगा कि ये उन लोगों के नाम है जिनके पास कोई मदर फादर या पोपो नहीं है, देखिए
इतनी ज्यादा धांधली हुई है, मल्टीपल वोटर्स का जो केस है फॉर एग्जांपल, अब उसमें ज्ञानेश कुमार जी कह रहे नहीं, इसके लिए भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया ग्रो कर रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, जब इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं तो फिर अलग अलग जगह पर उनका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है। अब जब देश आगे बढ़ेगा, लोग इधर उधर जाएंगे तो वोटर आईडी कार्ड्स का डुप्लीकेशन होगा। तो इस लॉजिक से तो अमेरिका में हर वोटर के पास 56 वोट्स होने चाहिए, क्योंकि वो तो इधर उधर हमेशा घूमते रहते हैं। कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। चलो कम से कम इलेक्शन कमीशन ने माना तो कि ये डबल वोटिंग की प्रॉब्लम है, जिसको बाय द वे इलेक्शन कमीशन ने बार बार बोला है, सालों से बोला है कि हां हम डबल वोटिंग की प्रॉब्लम हटा देंगे, जिसके लिए 1000 चीजों को लिंक किया गया है, आधार, पैन, टैन, टिन, शैन, लेकिन आज तक ये प्रॉब्लम हटी नहीं है। चलो कम से कम इस बात को ही एक्सेप्ट कर लो, इस बात पर ही एफिडेविट दे दो कि डबल वोटिंग को आप रुकवा नहीं पाए हो, डबल वोटर्स रजिस्ट्री तो हुई है। लेकिन इस बात को आप कैसे समझाओगे? चलो मान लिया कि डबल वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ एंट्री है, इस बात को आप कैसे समझाओगे कि इतनी सारी अब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां एक साथ एक घर में इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 80,000 वोटर्स फेक और रॉन्ग एड्रेस में रजिस्टर करके रखे हैं। 3 कंस्टिट्यूएंसीज की कहानी है, उन्होंने सिर्फ 3 कंस्टिट्यूएंसीज को खंगाला तो उन्हें मिला 509 वोटर, डिफरेंट फैमिलीज, कास्ट भी अलग, कम्युनिटी भी अलग, लेकिन सब एक साथ एक घर में रह रहे हैं। ये देखिए, ये है सेक्युलर इंडिया, ये है यूनाइटेड इंडिया इन पिपरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन दिक्कत ये है, ये जो यूनाइटेड और सेक्युलर और एकजुट इंडिया है जिस घर में रह रही है, वो घर ही नहीं है। तो नॉट ओनली दैट इतने लोग एक घर में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो घर है वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी गांव में एक और नॉन एग्जिस्टेंट हाउस में करीबन 459 वोटर्स मिले पिपरा कंस्टिट्यूएंसी में, एक ही घर में। आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं ये हो क्या रहा है, किस तरीके से फेक वोटर्स को ऐड किया जा रहा है, पूरे सिस्टम को खोखला बनाया जा रहा है। अजीत अंजुम ने इस पर ब्रिलियंट ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, बदले में सरकार ने उन्हें एक एफआईआर से भी नवाजा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हां दिक्कतें हैं। एक और बड़ा मुद्दा जिसके बारे में हम सोच रहे थे इलेक्शन कमीशन हमें जवाब देगी, और वो है मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने की बात, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को 6 महीने लगाने पड़े एक कंस्टिट्यूएंसी का डेटा निकालने के लिए। अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन कह रही है, देखिए प्रिवेसी, अबे यार प्रिवेसी यार, और मत बोला एक बार और प्रिवेसी का नाम। क्रेडिट कार्ड कंपनी के बारे आपके पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, बैंकर्स आपकी हर गतिविधि को जानते हैं, सरकार आपके बारे में इतना कुछ जानती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आपकी और मेरी प्रिवेसी की इतना ख्याल है। सुप्रीम कोर्ट की 2019 की एक रूलिंग निकालकर इलेक्शन कमीशन इस बात पर छिपा हुआ है, छिपने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दे सकते हैं, मशीन रीडेबल या सॉफ्ट कॉपी नहीं दे सकते हैं। याद रखिए, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी बोला 65 लाख नेम्स जो डिलीट हो चुकी हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन छुपाने की कोशिश कर रही थी शायद प्रिवेसी के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि इन नामों को आप, डिलीटेड नामों को आप पब्लिक करोगे। चलो मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप रिलीज नहीं कर सकते हो, प्रिवेसी का मामला है, लेकिन यहां बीजेपी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अनुराग ठाकुर को कैसे डिटेल मिल गए 6 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज के? अब विपक्षी पार्टी पूछ रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का पालन यहां नहीं किया था जब बीजेपी के नेता ने डिटेल्स मांगे? अगर आपको ये कहानी नहीं मालूम, बहुत दिलचस्प कहानी है। हुआ यह कि अनुराग ठाकुर स्किपिंग करते करते, कूदते फादते आए इस पूरी कंट्रोवर्सी में, और उन्होंने सोचा कि मैं अपना चाणक्य नीति लगाता हूं और पूरा नैरेटिव ही बदल देता हूं। उन्होंने क्या किया, 6 कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज का वोटर डेटा निकाला और यह क्लेम किया कि इंडिया ब्लॉक की भी केसेस में ऐसा ही हुआ है, धांधली हुई है। 6 कंस्टिट्यूएंसी जिसमें रायबरेली, कन्नौज, वायनाड, डायमंड हार्बर, ये सारे शामिल हैं। अब पता नहीं वो क्या मैथ्स लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम विपक्ष पर प्रेशर लगा देंगे कि आपके यहां भी ये सब धांधली हुई है, तो ये पूरा मामला दब जाएगा, विपक्ष भी शांत हो जाएगी। लेकिन इससे इलेक्शन कमीशन का ही खामियाजा हो गया, क्योंकि सवाल उठने लगे कि इतना डेटा उन्हें मिला कैसे। एक कंस्टिट्यूएंसी का डेटा मैन्युअली हैंडल करते करते 6 महीने निकल गए, आपने तो 6 कंस्टिट्यूएंसी वो भी लोकसभा की निकाल दी। कैसे कैलकुलेट कर लिया इतनी जल्दी? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपको सॉफ्ट कॉपी दी है, हां या ना? इस बात का एफिडेविट अब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। और जहां तक हम देशभक्तों का सवाल है,
हमने तो कभी कहा नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, हमने तो हमेशा कहा है कि भाई इलेक्शन का जो लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, वो बियॉन्ड क्वेश्चन होना चाहिए। अगर फ्रॉड है, जो ठाकुर खुद कह रहे हैं फ्रॉड है, तो फिर इस फ्रॉड का तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये हम बिगिनिंग से बोलते आए हैं, आज भी हम ये बोल रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश जी अब इस बारे में फंस गए, इस बारे में कोई आंसर नहीं दिया, वही एफिडेविट का डिमांड किया। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। क्या ये धमकी सुनकर राहुल गांधी अपने पैंट पर सुसु करने लगते हैं? क्या वो सवरकर मोड में जाकर सॉरी बोलने जाते हैं? ना ना ना, उससे पहले हो जाता है अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन इतना एफिडेविट चिल्ला रही है, तो वो 18,000 एफिडेविट्स मीडिया के सामने ले आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यूपी इलेक्शन में भी यही काम हुआ था, यही धांधलीबाजी हुई थी। 18,000 एफिडेविट्स समाजवादी पार्टी ने दाखिल किया था, कुछ नहीं हुआ। तो सवाल यह उठता है कि अगर एफिडेविट की इतनी मांग हो रही है और समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दाखिल किए थे, तो काम क्यों नहीं हुआ? और इसीलिए इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन इस संडे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रह गए। अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांग रहे हो, तो अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? अनुराग ठाकुर ने भी वही काम किया है जो राहुल गांधी ने किया है, कहा है कि वोट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट की धांधली है, लेकिन अनुराग ठाकुर के बारे में कोई सवाल नहीं। अब अनुराग ठाकुर भी चुप हो गए। जो समाजवादी पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, वो क्यों नहीं हुआ है? किस तरीके से पार्टीजन एक्शन हो रहा है इलेक्शन कमीशन में? हां या ना जवाब दीजिए, हो सके तो एफिडेविट में जवाब दीजिए। अगर वोटर लिस्ट डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब है प्रीवियस इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है नहीं, पास्ट में क्या हुआ है उसको आप भूल जाइए, अभी की बात करिए। अरे कैसे भूल जाएं पास्ट की बात? जो देश नेहरू नहीं भूलता है, औरंगजेब नहीं भूलता है, बाबर नहीं भूलता है, हड़प्पा मोहिंजोदारो नहीं भूलता है, हम कैसे भूल जाएं पिछला वाला इलेक्शन 2024 वाला? और बाय द वे, ये जो आप बिहार में इतना बड़ा एसआईआर करा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, लिस्ट बनवा रहे हो, ऑपोजिशन पार्टीज के साथ क्यों नहीं बातचीत किया था? आप तो नॉन पार्टीजन हो, और एस्टैब्लिश्ड जो ट्रेडिशन है कि एक्सटेंसिव रिवीजन इलेक्शन के साल में नहीं होता है, वो क्यों तोड़ा आपने? और वो भी तोड़ा जब पूरा स्टेट बाढ़ से जूझ रहा था। अच्छा चलो, सब कुछ कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, क्योंकि भाई जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, ठीक है, मान लिया। तो ये जो फॉरेन इन्फ्लिट्रेटर्स हैं, ये जो बांग्लादेशी पकड़ने वाले थे, कितने बांग्लादेशी पकड़े उसका रिपोर्ट तो दे दो। अरे भाई उसका एफिडेविट तो दे दो भाई। 5, 55, 100, 400 पार, कुछ तो बताओ कितने पकड़े। अब ये सब हुआ तो कांग्रेस डरा तो नहीं है एज ऑफ नाउ। कांग्रेस ने अपना अटैक और भी ज्यादा शार्प कर दिया है, कहा कि ये पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हिंदी सोप ओपेरा था। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है, एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के ठोस जवाब से होती। उधर राहुल गांधी के लिए डेफिनेटली बोनांजा है। राहुल गांधी ने कुछ हफ्ते पहले इस पूरे मुद्दे पर रिस्क लिया, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके टीम ने सबूत दिखाया, उस पर हमने एपिसोड भी आपको बना के दिखा दिया, क्या सबूत था, कैसे था, घपला क्यों बोला जा रहा है इसी में। और अब लग रहा है कि बिहार इलेक्शन से पहले एक और बड़ा मुद्दा मिल रहा है, जिससे नॉट ओनली कांग्रेस, पूरी की पूरी विपक्षी पार्टी एक साथ आ रही है इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर, चुनाव के मुद्दे पर, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, डेमोक्रेसी के मुद्दे पर। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। 2023 में यह कानून बना। यह कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी का ये जो अब सीधा वार हो रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये जो क्लेम किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को सेफगार्ड किया गया था कि आप धांधली करो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर जरूर छानबीन होनी चाहिए कि आनंद फानन में ये जो अमेंडमेंट पास किया गया था, क्यों किया गया था, क्या ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है। और जहां तक रही माफीनामे की, जहां तक रही एफिडेविट फाइल करने की, कांग्रेस ने अब साफ कर दिया है कि अब वो अपनी मांगे और ऊपर कर रहा है, कह रहा है कि 2024 के इलेक्शंस कैंसिल कर दो, रिजल्ट्स को अनल कर दो, क्योंकि अनुराग ठाकुर खुद कह रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन प्रेशर जरूर पड़ेगा। और दूसरा प्रेशर टैक्टिक, ज्ञानेश कुमार को इंपीच करने की बात।
अब अगर नंबर भी ना हो इंडिया ब्लॉक के पास, लेकिन सोचिए अगर संसद में यह मांग बार बार आती रही कि ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम इंपीच करना चाहते हैं, हम मोशन लाना चाहते हैं, तो बड़ी शर्म की बात होगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी पुशबैक चल रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आपको सारा का सारा एपिक डेटा के साथ नंबर देना होगा जो वोटर लिस्ट आपने डिलीट किया है और किस वोटर को क्यों डिलीट किया है। इससे होगा यह कि अब जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वोटर के साथ बैठ के, वोटर लिस्ट के साथ बैठ के हर कंस्टिट्यूएंसी में चेक कर सकते हैं कौन किसको हटाया गया, किस वजह से हटाया गया और कोई पैटर्न था या नहीं। ये जो 56 लाख इंडिविजुअल्स हटाए हैं, जिनमें 22 लाख लोग मरे हुए बताए जा रहे हैं, इनको हटाने के पीछे क्या मंशा थी? क्या ये जेन्युइन डिलीशन था? एडिशंस कितने हुए थे? और क्या किसी पैटर्न हेतु इन लोगों को डिलीट किया गया था? अभी तो राहुल गांधी और ऑपोजिशन के बहुत मजे चल रहे हैं। जो लोग डिलीट हो चुके हैं उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उनके साथ बैठकर चाय पर चर्चा हो रही है और इलेक्शन कमीशन को खैर ये सारे अब जवाब देने पड़ेंगे। मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सितंबर 1 तक जो मरे हुए डिलीटेड लोग हैं वो फॉर्म 6 भर के फिर से अपना वोटर कार्ड ले सकते हैं और फॉर्म 6 में आधार अलाउड है एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। वही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मानने से इनकार कर दिया था। तो एक और चाटा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब ये सारी चीजें तो हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष कहीं जीत गई है या डेमोक्रेसी कहीं जीत हुई है। बहुत बड़ा खेल खेला गया है हमारे देश के साथ और विपक्ष को बहुत ज्यादा और काम करना होगा। विपक्षी पार्टियों से भी देशभक्त पर हमें खूब गालियां मिलती हैं कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि विपक्ष ने काम नहीं किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, जो कि आज भी हम कहेंगे। ये सारा मसला है बीएलओ, जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जो ये सारी धांधली रोक सकता था। बहुत सारे पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स होते ही नहीं है या उन्हें खरीदा गया है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया गया है, नहीं तो इतनी सारी धांधली अपने आप नहीं हो सकती थी। अब ये जो 65 लाख डिलीटेड नेम्स हैं, हर पार्टी को अपने बूथ लेवल ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके देखना पड़ेगा, पैटर्न्स निकालना पड़ेगा और जो इलेक्शन कमीशन जो गेम खेलने की कोशिश कर रहा था अगर, उसे एक्सपोज करना पड़ेगा। दूसरे हाथ पर सोशल मीडिया नैरेटिव ताबड़तोड़ चल रही है। अगर आज आप सोशल मीडिया पर बैठे हो तो आपको लगेगा कि कुमार जी ने सारे सवाल आंसर कर दिया, राहुल गांधी को तो कल जेल होने वाली है। अरे मैं सोशल मीडिया की बात छोड़िए, आप ये देख लीजिए टेलीग्राफ का फ्रंट पेज और टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज। टेलीग्राफ का फ्रंट पेज आपको बता रहा है कि किस तरीके से बहुत फेल कर गया इलेक्शन कमीशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर आप फ्रंट पेज देखोगे तो लगेगा राहुल गांधी कल जेल जाने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। प्लीज चूज द मीडिया दैट यू आर कंज्यूमिंग वेरी केयरफुली। अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग के स्टोरी में भी हमने देखा कि किस तरीके से सरकार अब इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रही है यह बताने के लिए कि एथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छा है, यह बताने के लिए कि आपको गलत बताया जा रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। पूरा एपिसोड है, देख लीजिएगा, फिर खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा E20 फ्यूल की जो सच्चाई है और जो पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको क्या बोल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, खूब मार खाऊंगा यह कहने के लिए, खाता आया हूं, अभी भी खाऊंगा। इंडिया ब्लॉक जिस तरीके से 2 महीने काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट आया पिछले साल और उसके बाद इंडिया ब्लॉक बिखर गया, अपने छोटे छोटे नैरो पॉलिटिक्स के वजह से बिखर गया। ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ, ना कोई कोऑर्डिनेशन कमिटी बैठी और ना कोई उनके बीच में तालमेल बैठा। अब क्या वो इंडिया ब्लॉक एक बार साथ आकर देश के डेमोक्रेसी के लिए लड़ पाएगा? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अभी तो इलेक्शन कमीशन पर अटैक साधा जा रहा है, लेकिन आपको एक साथ रह के इस पूरे मुद्दे पर रह के इलेक्शन कमीशन को पीछे ढकेलना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि बिहार ही नहीं, आने वाले सारे इलेक्शंस को ठीक से हैंडल किया जा रहा है। जहां जहां डिलीशंस हुई हैं, जहां जहां लोगों का नाम कटा है, जहां जहां यह गेम खेला गया है लोगों के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, उसको अंडू करना होगा। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। यह बात साफ हो चुकी है कि ना इलेक्शन फ्री है ना इलेक्शन फेयर है। और दुख की बात यह है कि IIT हार्वर्ड IAS में पढ़े हुए ज्ञानेश कुमार, जिनका काम था यह इंश्योर करना कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है, नॉन पार्टीजन है, बहुत बुरी तरीके से फेल कर गए हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप पर, हम पर, कि विपक्ष पर भी प्रेशर बनाए और देखें कि क्या धांधली हो रही है हमारे सिस्टम पर। नहीं तो डिक्टेटर तो बहुत छोटी चीज है, यहां तो डेमोक्रेसी को ही सेट किया जा रहा है।